अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ये तो अक्सर कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन पिम्स हॉस्पिटल में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसके नतीजे में 15 नौमालूद जलकर शहीद हो गए, इस वाक़े पे जो रिपोर्टिंग की गई उस रिपोर्टिंग को तो मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, लेकिन पिम्स के अफसोसनाक सानियों को लेकर जो न्यूज़ चैनल पे, जो टॉक शो में तबसरे किए जा रहे हैं, एनालिसिस किए जा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पर लोग फ़िलासफ़र बने हुए हैं, उनको सुन के, उनके तबसरे सोशल मीडिया पे पढ़ के बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सहाफ़त के सीने में भी दिल नहीं होता। अब मैंने ये बात क्यों कही है, अभी कुछ देर में ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन मुख्तसर से हम बात कर लेते हैं। चूँकि आज 28 अगस्त है, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया है। और वज़ीर आज़म के इंतखाब में नाज़रीन, जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से वज़ीर आज़म नामज़द किए गए थे, इफ्तिखार गिलानी साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, वो 30 वोट हासिल करके आज़ाद कश्मीर के 17वें नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे मुख्तियार खान साहब, उन्होंने 14 वोट हासिल किए। नून लीग के उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने 30 वोट हासिल किए, लेकिन ऐवान में मुस्मिक नवाज का नंबर कितना है? 32 का। 32 वोट हैं, लेकिन 30 उनको पड़े हैं। अब सारी सी बात है कि एक वोट स्पीकर का नहीं पड़ा, दूसरा वोट जो है, जो नून लीग का इफ्तिखार गिलानी साहब को नहीं पड़ा, वो शाह गुलाम कादर साहब का है। फारूक हैदर साहब ने वोट कास्ट किया है। तो वोट ना देने पे, पार्टी पॉलिसी से इनराव करने पे शाह गुलाम कादर के खिलाफ जो है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक तादीबी कार्रवाई का इम्कान है। देखते हैं, जनाब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद ऐवान से अपना खिताब भी किया, नवाज शरीफ का, मरीम नवाज का और शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे कलअदम जो एक्शन कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, उससे मुतल्लिक, अमन और इस्तेहकाम से मुतल्लिक क्या फ़ैसले करते हैं, यानी अपने रियासत के अवाम को अपने फ़ैसलों से, अपने इक़दामात से जनाब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब कैसे मुतमिन करते हैं। बाकी मेरी राय वही है कि गिलानी साहब की जगह किसी और का इंतखाब होना चाहिए था। अब नाज़रीन, पिम्स की बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, अबूरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। अब हतमी जो रिपोर्ट है, तफसीली जो रिपोर्ट है, वो 7 दिन के बाद पेश की जाएगी। अब अबूरी रिपोर्ट में क्या है कि जब वाक़या हुआ, जब रेस्क्यू वाले वहाँ पे पहुँचे तो गेट्स पे ताले लगे हुए थे, आग बुझाने के आलात नहीं थे, फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था, दीवारें तोड़ के रेस्क्यू काम को अंदर जाना पड़ा, टेक्निकल स्टाफ नहीं था। ये सारी वही बातें हैं अबूरी रिपोर्ट में जो इससे पहले मीडिया रिपोर्टिंग में इस वाक़े को लेके टीवी चैनल्स पे चल चुकी हैं। लेकिन पार्लियामेंट में, सेनेट में आज पिम्स के वाक़े को लेके जो सेनेटर हजरात की जानिब से जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को लताड़ा गया, और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो फट पड़े, उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन एक तहरीक भी मंजूर हुई है सेनेट के ऐवान में कि पिम्स वाक़े की तहकीकात, इंक्वायरी के लिए दोनों जो ऐवान हैं पार्लियामेंट के, यानी कौमी असम्बली और सेनेट, उसकी मुश्तरका कमेटी बनाने की जो करारदाद है वो मंजूर कर ली गई है। अब सेनेट के इस इजलास में, जैसे मैंने कहा कि खूब जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब पे जो है वो तनकीद की गई, उनको टारगेट किया गया। कुछ सेनेटर्स थे जिन्होंने सेनेटी के साथ ये बात की कि इस वाक़े के हम सब जिम्मेदार हैं। आज वाक़या हो रहा हुआ है तो हमें होश आया है, हम यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं, हम यहाँ पे अफसोस कर रहे हैं, हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन चंद दिन के बाद इस वाक़े को हम फरामोश कर देंगे। हम सब इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। हमें सबको मिल के ऐसे वाक़यात के सदेबाब तदारुक के लिए कोशिश करनी चाहिए, काम करना चाहिए। अब आबिद शेर अली साहब ने भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को आड़े हाथों लिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फिर उसका जवाब भी दिया कि मैं अगर फिर बात करूँगा तो फिर दूर तक जाएगी। अल्फाज उनके कुछ और थे, लेकिन इशारा उनका यही था। लेकिन इस पूरे नाज़रीन एपिसोड में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कहा ना कि जो भी शख्स मुलविस है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।
बल्कि सेनेट में बैठे, पार्लियामान में बैठे अरकान से कहा गया कि आपके बंदे उधर लगे हुए हैं और जब एक्शन लिया जाएगा, जो शख्स मुलविस होगा, तो फिर आपकी तरफ से कोई फ़ोन कॉल नहीं आनी चाहिए कि हमारे इस बंदे को छोड़ दें। मुस्तफ़ा कमाल उस बंदे को नहीं छोड़ेगा जो इस वाक़े में मुलविस होगा, चाहे जितना बड़ा तुरम खान कोई ना हो। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया। तमाम अफसरान को लाइन हाजिर करेंगे। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब करते हैं नहीं करते, लेकिन जियो न्यूज़ पे मैं आज भी सुन रहा था, कल भी सुन रहा था, इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहब, दोनों का इंतहाई एहतराम है। महमल सरफराज साहबा खातून है, उनका और भी एहतराम है। अब ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का इस्तीफ़ा लिया जाए। भाई, जो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसका इस्तीफ़ा क्यों नहीं? जो पिम्स के मामलात को देखने वाला बराह रास्त जो मुतल्लिका अफीसर है, उसके इस्तीफे की आप बात क्यों नहीं करते? चलें, आप नहीं करते, आप कहते हैं जी सरबराह का इस्तीफा आना चाहिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब को रिज़ाइन करना चाहिए। मैं आपके इस असूली के साथ आगे बढ़ता हूँ कि सरबराह को पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए, लेकिन ये असूल क्या जियो न्यूज़ के अपने इदारे के लिए भी है, या ये असूल सिर्फ सियासतदानों और हुकूमत और हुकूमती वज़रा के लिए है? अब चंद हफ्तों पहले नाज़रीन, जो मुहर्रम के महीने में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो एक मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री चली, जिस पर जियो न्यूज़ की नशरियात को 15 रोज़ के लिए बंद किया गया। क्या उस मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पर क्या इरशाद भट्टी साहब ने जो असूल पिम्स के वाक़े पे वाज़े किया है, महमल सरफराज साहबा ने जो असूल पिम्स के वाक़े पे मतलब अपनाया है, जो दिया है उन्होंने, क्या उस वक्त उन्होंने उस मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री पे जियो न्यूज़ से कहा था कि मीर शकील को फारिग करें, मीर इब्राहिम को फारिग करें? वो सरबराह है ना जियो न्यूज़ के, जंग जियो न्यूज़ ग्रुप के वो सरबराह हैं। तब उनके इस्तीफ़ा का क्यों नहीं मुतालबा किया गया कि ये इदारे को छोड़ें और किसी और को सरबराह बनाया जाए, इनकी फैमिली में से बनाया जाए किसी को सरबराह? तब तो आपने ये मुतालबा नहीं किया था। करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल दुखे थे, तब तो ये मुतालबा नहीं था। मैंने वो वाक़या क्या था उसकी डिटेल में नहीं गया, क्योंकि मैं कोई मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले एलिमेंट्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक असूल की बात कर रहा हूं। आज इरशाद भट्टी साहब वो अपना लिखा हुआ जो एक वो तजिया नामा लेके आते हैं, वो पढ़ रहे थे, और पढ़ने के बाद मतलब जब उन्होंने ख़त्म किया अपना वो रजिस्टर पे लिखा हुआ तमाम तसरात, तमाम तजिया, तो अलीना फ़ारूक साहब हमारी बहन ने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट दिया है जनाब इरशाद भट्टी साहब ने, वक्फे पे आकर इस पॉइंट के ऊपर दीगर मेहमानों से उनकी राय लेंगे। ये नाज़रीन क़यामत की निशानी है कि हमारी बहन अलीना फ़ारूक कह रही है कि इरशाद भट्टी साहब ने बड़ा मजबूत नुक्ता उठा दिया है। भाई, वो लिखा हुआ पढ़ता है, और जब वो लिख के आता है उसका भी ना सर होता है ना पैर होता है। अब क्या करें, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात करते हैं, ये भी एस्टेब्लिशमेंट का ही तोहफा है। और ये किसने कहा था? मीडिया से एक शख्स ने कहा था कि जनाब इरशाद भट्टी साहब कैसे मीडिया पे आए, किसके रेफरेंस से आए। लेकिन बहरहाल चल रहा है, चलता रहने दें, लेकिन कुछ हद भी होनी चाहिए। जो असूल अपने लिए फिर वो असूल जो दूसरों के लिए है वो अपने लिए भी फिर होने चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे हम एक टॉक शो की बात कर रहे थे, तो एक टीवी का और भी इशू है, लेकिन यहाँ पे एक नुक्ता है। इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान का जो इंटरव्यू हुआ, उस टीवी टॉक शो पे या स्पोर्ट्स शो पे होने वाले उस इंटरव्यू पे आने से पहले परवेज़ रशीद साहब ने मेला लूटा है। परवेज़ रशीद साहब की तरफ से ये कहा गया कि तमाम आला ओहदों पे बैठे जो शख्स हैं, पिम्स के वाक़े की बात हो रही है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे सदर है, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, चाहे सूबे का चीफ सेक्रेटरी है, अगर ये कानून बना दिया जाए कि सबका इलाज, ब्यूरोक्रेसी का भी, सियासतदानों का भी, वज़ीर आज़म का भी, सदर का भी, काबीना के लोगों का भी, तमाम का इलाज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में होगा। परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि अगर ये हो जाता है तो सारे सरकारी हॉस्पिटल में सब अच्छा हो जाएगा। ये नाज़रीन सही बात की गई है, लेकिन ये करेगा कौन? जो इशराफिया हॉस्पिटल का बैठा है, ये कौन करने देगा? ये नहीं करने देगा। आज आप देखें, मेरा ध्यान किसी और तरफ चला गया। अब पिम्स के वाक़े के साथ जोड़ के शौकत खानम हॉस्पिटल की
एडवर्टीज़मेंट की जा रही है। वो समीना पाशा साहबा हमारी बहन है, वो भी सहाफ़ी हैं, वो पिम्स के वाक़े के साथ शौकत खानम कराची की एडवर्टीज़मेंट कर रही हैं। आप टीवी पे भी ऐड देख रहे होंगे, लेकिन लगता है कि शौकत खानम वालों ने या जिसको उन्होंने एडवर्टीज़मेंट जिस कंपनी को एडवर्टीज़मेंट का ठेका दिया है, उन्होंने समीना पाशा साहब की खिदमत हासिल करनी है कि आप एक ट्वीट कर दें, इसके एवज़ आपको कुछ देंगे। अब पता नहीं वो लेने की हामी समीना पाशा साहब ने भरी है नहीं भरी, लेकिन ये एक्स पे किया गया जो पोस्ट है ये एडवर्टीज़मेंट की मद में आता है। अब खान साहब का इंटरव्यू हो जाता है खान साहब के बेटे कासिम और सलमान का स्काई स्पोर्ट्स पे। अब हम कहते तो हैं ना कि इंग्लैंड में ये नहीं हो सकता, इंग्लैंड में वो नहीं हो सकता, लेकिन ये भी जहां हम असूलों की बात करते हैं, किसी स्पोर्ट्स शो में बैठ के सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। किसी स्पोर्ट्स चैनल पे बैठ के जब पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, आप उस मैच पे बात करें, इमरान खान की बात करें, बेशक उनकी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में अचीवमेंट की बात करें, लेकिन अगर स्पोर्ट्स चैनल पे बैठ के सियासी गुफ्तगू होगी, एक जैसी भी हुकूमत है उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी होगी, उसका मौक़िफ़ नहीं लिया जाएगा, तो फिर सहाफ़ती असूल जो है उनकी तो खिलाफ वर्जी हुई है ना। क्या ये हो सकता है कि जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की होम सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल पे अगर इंग्लैंड की सियासत जो आजकल समंदरी तूफ़ान की नज़र हुई है, एक वज़ीर-ए-आज़म जा रहा है, एक वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, तलातुम है उनकी सियासत में, शाही ख़ानदान में जो इख्तलाफात हैं, अगर ये इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे के ऊपर स्पोर्ट्स चैनल पे डिस्कस होने लगे, तो क्या ये इंग्लैंड के लिए, उनके दफ्तर ख़ारजा के लिए, उनकी हुकूमत, उनके अवाम के लिए काबिल कबूल होगा? कभी काबिल कबूल नहीं होगा। ICC के लिए काबिल कबूल होगा? कभी काबिल कबूल नहीं होगा। तो फिर ये सब कुछ क्यों हुआ है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले पे बाज़ाब्ता तौर पर स्काई स्पोर्ट्स के खिलाफ अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दी है, कंप्लेंट जमा करवा दी है। लेकिन इस कंप्लेंट के साथ साथ नाज़रीन, जैसे हमने प्रीवियस व्लॉग में भी बात की थी कि मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है, प्लानिंग के तहत हो रहा है। चंद दिन पहले जैक गोल्डस्मिथ ट्वीट करते हैं, फिर जमायमा खान साहबा का इमरान खान साहब के हक में ट्वीट आता है, फिर ये स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर इंटरव्यू आ जाता है कासिम और सलमान का। स्पोर्ट्स पे बात नहीं हो रही, बात किस पे हो रही है? इमरान खान साहब के केसेस पे हो रही है। और फिर वहीं पे ही ग्राउंड में जो साबिक क्रिकेटर रमीज़ राजा के साथ बैठ के जो तबसरा कर रहे हैं, वो क्या बातें हो रही हैं? तो ये सहाफ़ती इखलाकियात का यहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, मुझसे बड़े भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, अज़हर जावेद साहब, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो स्पोर्ट्स, स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर चलने वाले इस सियासी इंटरव्यू पर जो इंग्लैंड का इदारा है ना चैनल्स को रेगुलेट करने का, ऑस्फेम, वहाँ पे वो कंप्लेंट फाइल करेंगे। अब अज़हर जावेद साहब का कहना है कि इस प्रोग्राम में हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई, लेकिन जो सहाफ़त का असूल है कि आप उनका मौक़िफ़ लें, उनको प्रोग्राम में शामिल करें, उनसे बात ही नहीं की गई। और स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर सियासी गुफ्तगू की गई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर नाज़रीन ये कंप्लेंट अज़हर जावेद साहब फाइल करते हैं और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे तहकीकात होती हैं, तो फिर स्काई स्पोर्ट्स को जो है वो भारी जुर्माने, पाबंदी का सामना करना भी पड़ सकता है। लेकिन पीछे आप याद रखें कि लॉबी बड़ी तगड़ी है, जिसने ट्वीट्स किए हैं, एक किया है, दो किया है गोल्डस्मिथ फैमिली ने, फिर स्काई स्पोर्ट्स आया है उसी मामले के ऊपर एक प्रोपेगंडे को लेके आगे चलने के लिए। तो पीछे कौन सी लॉबी है, ये भी आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ साबित होनी भी हुई, वो ताकतवर लॉबी क्या वो साबित होने देगी? सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन खबर पे आ जाते हैं। एक खबर तो ये जिसका हम वेट कर रहे थे, खान साहब की जो कंटेम्प्ट पिटिशन है अगले हफ्ते लग रही है या नहीं लग रही, वो तो हमने प्रीवियस व्लॉग में आपको बता दिया था कि वो पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला होना। अभी उसको ना मुस्तरद किया गया है, ना उसको इंटरटेन किया गया है। लेकिन यह भी इंतज़ार किया जा रहा था कि 27वीं आइनी तरमीम के तहत जो FCC बनी है, उस 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ आइनी अदालत में तो दरख्वास्तें दायर हुई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं ना हमारे दोस्त जो कहते हैं कि FCC को हम नहीं मानते, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं।
تو انتظار یہ تھا کہ 27ویں ترمیم کو کیا کوئی سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کرے گا، کیا سپریم کورٹ اس درخواست کو انٹرٹین بھی کرے گی۔ تو ناظرین، سابق جج ہیں شبر رضا رضوی صاحب، ان کی طرف سے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی، لیکن سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے وہ درخواست لینے سے انکار کر دیا کہ یہ اپلیکیشن سپریم کورٹ میں فائل ہی نہیں ہو سکتی، آپ کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جانا پڑے گا۔ یعنی وہ درخواست انہوں نے اپنے پاس ٹیبل پہ رکھنے بھی نہیں دی، اور اسی وقت جو ہے وہ لٹا دی کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایف سی سی جانا پڑے گا، سپریم کورٹ کے پاس ایسی درخواستیں انٹرٹین کرنے کا اختیار نہیں۔ اب ان جج صاحب کا کہنا تھا، شبر رضوی صاحب کا، کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نہیں ہے، جب کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نہیں ہے تو یہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، آئین میں ترمیم جو ہے صرف کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کر سکتی ہے۔ تو اس خبر کا انتظار تھا، پٹیشن آئی ہے لیکن انٹرٹین نہیں ہوئی، اسے لینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔